there have been very few people in this country who, on the basis of their own merit, have contributed not only to the national discourse, to contemporary India and the future of India. तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों की जो लाइफ की कथा है, लाइफ की जर्नी है, उसके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए। और इसलिए मैंने आज एक शख्सियत को बुलाया है और उन्होंने हमें इजाज़त दी कि उनके बारे में हम कुछ बातें सुने, समझें। उनका जो लाइफ की जर्नी थी, वो एक ब्यूरोक्रेट हैं, 1960 में शुरू हुई। उनका नाम बता देता हूँ, यशवंत सिन्हा जी। और कई अरसे से वो IAS में थे और 1970 में JP की मूवमेंट हुई तो उनका मन चाहा कि छोड़ छाड़ के मैं JP की मूवमेंट को ज्वाइन कर लूँ, लेकिन उन्होंने नहीं की। उनको कहा गया कि आप छोड़ दीजिए, बाद में कर लेना अगर कोई मौका मिले तो। लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि वो चाहते थे कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँ, और 1984 में उनको मौका मिला और जनता पार्टी में शामिल हो गए। उसके बाद तो जनता दल हुई, फिर VP सिंह के साथ रहे, फिर चंद्रशेखर जी के साथ रहे। मैं ज़्यादा आपको बताऊंगा नहीं, वो इस देश के वित्त मंत्री रहे, 1990-91 में वित्त मंत्री थे। फिर जब BJP ज्वाइन की 1993 में, उसके बाद जब वाजपेयी जी की सरकार बनी तब भी वो वित्त मंत्री थे 1998 से लेकर 2002 तक, और फिर वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी रहे। उसके बाद भाजपा में तो थे ही, पर भाजपा भी छोड़ दी। उनसे ही सुनेंगे क्यों छोड़ी, कैसे छोड़ी, कब छोड़ी। और फिर उन्होंने अल्टीमेटली TMC ज्वाइन की 1920 से लेकर 22 तक, और फिर 22 में वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बने ऑपोजिशन के। और फिर उन्होंने कहा कि मैं इसके बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा और इंडिपेंडेंट रहूंगा और अपनी बातें देश के सामने रखूंगा। तो यशवंत सिन्हा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैंने सोचा कि आपके जैसे लोग जिन्होंने 1960 से लेकर आज तक हिंदुस्तान की राजनीति को सोचा है, समझा है, और बहुत एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी रहे उस जर्नी में। तो शुरुआत किससे करते हैं कि क्योंकि आप तो सेल्फ मेड हो, तो आपके परिवार के कितने लोग हैं, क्या कर रहे हैं, आपने IAS क्यों ज्वाइन की? आप तो लेक्चरर थे पटना यूनिवर्सिटी में, 2 साल आपने हिस्ट्री में लेक्चर दिया, पॉलिटिकल साइंस में लेक्चर दिया, तो आप IAS में क्यों आए? देखिए, उस समय जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तो जो आज अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो उस ज़माने में नहीं थी। अगर आप समझते थे कि आप में कुछ काबिलियत है तो आप IAS IFS के लिए ट्राई करते थे, सेंट्रल सर्विसेज के लिए ट्राई करते थे। वहाँ नहीं होता था तो स्टेट सिविल सर्विस एक ऑप्शन था। वहाँ भी नहीं हुआ तो फिर सेक्रेटेरिएट में क्लर्क बन जाइए, और नहीं तो टीचिंग में अगर आप खुशकिस्मत हैं तो यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बन जाइए। प्राइवेट सेक्टर कोई प्रेफर्ड चॉइस नहीं था उस समय, और अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत कम थी। टी गार्डन्स में लोग जाते थे, टी गार्डन्स में जाते थे, और बिकॉज एक कंपनी हुआ करती थी जिसका नाम था मेटल बॉक्स, तो इसीलिए जो प्राइवेट सेक्टर में जाता था उसको लोग बॉक्स वाला बोलते थे हमारे यहाँ। Just as a matter of interest, my brother-in-law was the chairman of Metal Box. Okay. तो मेटल बॉक्स, तो फिर टिस्को टाटास का, चूँकि बिहार में जमशेदपुर में था तो कुछ लोग वहाँ भी जाते थे। तो ये ऑप्शंस थे। एंड माय फादर, who is an advocate of the Patna High Court, was very keen that I should appear for the IAS और मैं IAS बन जाऊं। तो फिर मैं
जब मैंने एमए की परीक्षा पास की तो आई वॉज वेरी लकी बिकॉज तुरंत मुझे पटना विश्वविद्यालय में लेक्चरर की नौकरी मिल गई। फिर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने उसको कंफर्म भी कर दिया। तो आई हैड द कंफर्म्ड जॉब ऑफ ए लेक्चरर इन पटना यूनिवर्सिटी व्हेन आई टुक द आईएएस एग्जाम 1959 और 60 में सेलेक्ट हो गए। तो सेलेक्ट हो गए You were 12th in the All India examination. I was 12th in the All India rank, but I'll tell you because ये मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा regret है, अच्छा बहुत बड़ा regret। अच्छा I had done extremely well in the written examination, अच्छा but I ruined my IAS interview. Oh, I ruined it completely. I was so confident of myself कि it turned into some kind of arrogance. oh, I see. So when I faced the board, I was arrogant before them. Oh, I see. I should have been perhaps very polite and considerate, लेकिन मैं थोड़ा arrogant Oh, I see. मेरा behavior रहा। तो उन्होंने मुझे केवल 140 out of 400, they gave me 140, Oh, I see. which was just 35%. तो उसके बाद भी because I had done extremely well in the exams, so I Still, हाँ I came 12th. लेकिन उसमें भी एक पेज था अच्छा कि the person who was 11th had the same marks as me, Oh, but because he had more marks in the written exam, Oh. in the interview, तो उसको 11th रखा, मुझे 12th। तो वो मेरे जीवन का आज तक मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मैं रिग्रेट करता हूँ कि भाई तो आप हमने वकील क्यों नहीं बने? हाँ वकील क्यों नहीं बने? आपके फादर वकील थे। हाँ बन सकते थे, लेकिन It's a loss to the profession, I can tell you that. थैंक यू। नहीं, माय फादर्स वकालत was very successful to begin with. उनके साथ एक ये हादसा हो गया कि he fell ill for about 6 months. Oh, I see. 6 महीने के लिए बिल्कुल बीमार पड़ गया। मैं तो बच्चा था, लेकिन उस पीरियड में सारे उनके जो क्लाइंट्स वगैरह हाँ, थे वो कहीं और से वो इधर और उधर बिखर गए, और जब वो वापस लौटे तो ही हैड टू स्ट्रगल। तो उनके स्ट्रगल का मतलब था कि वी वर ऑल स्ट्रगलिंग। Oh, I see. So I have seen very what shall I say, trying days in those days. कि when and where the next meal will come, वो हम लोग को नहीं पता था कभी कभी। एक दिन मैं घर लौटा शाम को तो मैंने देखा कि मेरी माँ जो है वो पूड़ी तल रही है। अच्छा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि पैसे कहाँ से आए कि पूड़ी बन रही है घर में। अच्छा Then I suddenly saw that my father's law library was gone. He had probably sold all the books that he had. Oh, I see. खैर, तो उस एक तरह के गुर्बत में हम लोगों ने जीवन जिया, लेकिन हमारे जितने भाई थे लगभग all of them were very brilliant students, more brilliant than me. लेकिन IAS में किसी का नहीं हुआ। अच्छा I was my father's last hope Okay. कि हम शायद बन जाए, तो इसलिए वो बहुत कीन थे। मैं जब इंटरव्यू के लिए आया दिल्ली तो मेरे साथ आए, अच्छा और इंटरव्यू से निकला तो बाहर वेट कर रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा कैसा हुआ, तो मैंने बताया कि मैंने तो ऐसे ऐसे बोल दिया। तो उन्होंने कहा चलो अगले साल की तैयारी करो। देन वी वेंट टू देहरादून, जहाँ मेरे एक भाई थे बड़े जो इनकम टैक्स ऑफिसर थे, अच्छा तो उनके यहाँ हम लोग चले गए। देहरादून में क्या होता था कि अखबार एक दिन बाद लेट आते थे, अच्छा तो हमारे फादर बाहर बैठे रहते थे अखबार का इंतजार करते हुए। तो एक दिन लेट उनको ये रिजल्ट वहाँ पर पता दिखा, चला, हाँ। तो नज़र दड़ाई होगी तो देखा कि हम 12वें नंबर पर हैं, तो खुश होकर अंदर आए। अंदर आके हमसे उन्होंने भोजपुरी में कहा, हाँ। जिसका हिंदी अनुवाद यह हुआ कि लो ऊपर ही हो। Oh, I see. अच्छा nice. Those words still ring in my ear, and some of the sweetest words that I have heard. That's wonderful. That's wonderful. तो फिर उसके बाद जब IAS में आए आप, तो फिर आपके कई महकमे आपने संभाले, और फॉरेन पोस्टिंग भी आपकी हुई, बॉन में हुई, फ्रैंकफर्ट में हुई, वेयर यू वर द कॉन्सल जनरल। इन बिटवीन आपको कॉमर्स मिनिस्ट्री में भी काफ़ी और इंडस्ट्री में भी काफ़ी आपको एक्सपीरियंस रहा। और उसके बाद आपको क्यों ऐसा लगा कि जब 1974 में जेपी मूवमेंट शुरू हुई,
क्योंकि आप यू वर अ वेरी सक्सेसफुल आईएएस ऑफिसर, तो आपको मन में क्यों लगा कि मैं छोड़ दूं? ऐसा हुआ कि आई वॉज अ सक्सेसफुल आईएएस ऑफिसर, लेकिन कुछ हमारे आईएएस करियर में, जीवन में कुछ इस तरह की घटनाएं घटी जिससे मुझको निराशा भी हुई। अच्छा। मैं एक ज़िला था उस समय बिहार में, बिहार झारखंड एक थे, इट वॉज कॉल्ड संथाल परगनास, हाँ, आई नो संथाल। लार्जली प्रिडोमिनेंटली ए ट्राइबल That's डिस्ट्रिक्ट। बिहार का सबसे बड़ा जिला था विथ 44 ब्लॉक्स। तो मैं वहाँ का डिप्टी कमिश्नर बन गया। तो वहाँ डिप्टी कमिश्नर जब मैं था, इसी बीच में बिहार में रेजीम चेंज हो गया 67 में। आपको याद होगा कि बहुत सारे उत्तर भारत के प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी हार गई जी हाँ। और कुछ मिली जुली सरकारें बनी, तो बिहार में भी बनी। और महामाया प्रसाद सिन्हा करके एक राजनेता थे, हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर। अच्छा। We also happen to be distantly related because he अच्छा। was also a कायस्थ। तो वो आए हमारे यहाँ संथाल परगना में, दुमका was the district headquarters। तो वो आए तो कुछ बात बिगड़ गई। अच्छा। और मेरे लिए जीवन में कपिल जी, ऑनर हैज़ बीन ए वेरी इंपॉर्टेंट इशू, कि ऑनर के साथ मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की। तो वहाँ पे उनसे मेरा झगड़ा हो गया, अच्छा। माया बाबू से। तो नेचुरली बिटवीन द किस बात पे झगड़ा हुआ? झगड़ा इस तरह हो गया कि कुछ लोग आ गए उनसे मिलने, और जिगर के टुकड़े वो कहने के बहुत आदी थे। अच्छा अच्छा। और उन लोगों ने कुछ हमारी शिकायत की। ओह आई सी। हाँ, तो अक्सर होता है ये। हाँ, तो फिर तो उन्होंने हमसे पूछना शुरू किया उन सब लोगों के सामने सर्किट हाउस में कि इसका क्या हो रहा है, उसका क्या हो रहा है। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि उनके साथ जो इरिगेशन मिनिस्टर आए थे, वो सीपीआई के थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के। उन्होंने किसी बात पर मुझसे कहा कि यू डोंट डिजर्व टू बी डिप्टी कमिश्नर। ओह आई सी। अब सबके सामने वो ये बात कह दी उन्होंने, अब मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो आई लुक्ड एट द चीफ मिनिस्टर एंड आई सेड, सर आई शुड नॉट बी ट्रीटेड लाइक दिस। अच्छा। तो महाबाबू को लगा हमारी शक्ल से कि गुस्से में है, अब इस सभा को यहाँ भंग करना चाहिए। तो उन्होंने भंग कर दिया उसको। फिर हम लोग चाय का इंतजाम था, एक छोटे कमरे में चाय के लिए गए। वहाँ पर महामाया बाबू ने हमसे कहा कि डीसी साहब, आपको इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए था। अच्छा। तो मैंने कहा, साहब मुझे नहीं करना चाहिए था कि मंत्री महोदय को नहीं करना चाहिए था? ये जो पब्लिकली हमको डेनिग्रेट कर रहे हैं। कलेक्टर होते हुए काफी हिम्मत दिखाई आपने। हाँ, तो उसके बाद खैर वो बात बढ़ गई। आई वॉज द वीकर पार्टी, ही वॉज द चीफ मिनिस्टर। वो लौट के पटना गए, वहाँ से चीफ सेक्रेटरी का फ़ोन आया मेरे पास कि भाई यू हैव बीन ट्रांसफर्ड एंड यू हैव बीन आस्क्ड टू रिपोर्ट टू पटना। अच्छा। क्या हुआ मैं नहीं जानता हूँ। मैंने कहा कि मैं जानता हूँ, मैं पटना आऊँगा तो आपको बताऊँगा। तो मैं ट्रांसफ़र हो गया और मैं पटना आ गया। पटना में बिकॉज आई हैड क्वारल विद द चीफ मिनिस्टर और आर्ग्यूड विथ हिम, तो नो मिनिस्टर वॉज प्रिपेयर टू टच मी विथ ए बार्ज पोल। ओह आई सी। हाँ, कि अपने विभाग में नहीं। तो हम छुट्टी पर चले गए। अच्छा। हाँ, 2 महीने के बाद मेरे जीवन में बड़ा भारी एक टर्न आया कि मेरा यहाँ कॉमर्स मिनिस्ट्री में हो गया जी हाँ। एज अंडर सेक्रेटरी, बिकॉज हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए ऑप्ट किए हुए थे। तो कॉमर्स मिनिस्ट्री में केबी लाल द ग्रेट, यस, हम लोग उनको खुदा बोलते थे, बिल्कुल। he was the commerce secretary. My father-in-law was also in the ICS. तो दोनों कॉलीग्स थे मध्य प्रदेश कार्डर के। तो उन्होंने बताया होगा कि भाई नाम आया हुआ है। हाँ, नेचुरली। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, वो चीफ मिनिस्टर से उसका झगड़ा हुआ है, तब तो मैं ज़रूर लूँगा। दैट वाज के विला। तो हम चले गए कॉमर्स मिनिस्ट्री में, अंडर सेक्रेटरी हो गए साहब। और यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी उस समय होती थी,
कंट्रीज थे, उसका जिम्मा उन्होंने हमको दे दिया। तो हम कॉमर्स मिनिस्ट्री में रहे, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, और फिर उसके बाद हमारी पोस्टिंग जर्मनी हो गई। पहले बॉन में, पर उसके पहले बाद बॉन में, फिर फ्रैंकफर्ट में एज कॉन्सल जनरल। और फिर मैं वहाँ से लौटकर जब आया तो आई वेंट बैक टू बिहार। That's right. हमारे 3.5 साल प्लस 3.5 साल, 7 साल हो गए थे बिहार से बाहर। यू हैव टू गो बैक। तो आई हैड टू गो बैक। तो बिहार वापस चले गए। फिर उसके बाद एक मिनिस्टर साहब थे बिहार के ही, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्टर थे, AP शर्मा। तो वो हमको बहुत मांगते थे। अच्छा, तो वो इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में थे, तो वो हमको यहाँ ले आए। और फिर मैं यहाँ 2 साल रहा। उसके बाद जनता पार्टी का शासन आ गया। कांग्रेस पार्टी हार गई, इंदिरा गांधी हार गई जी हाँ। 77 में। तो मैंने वेट भी नहीं किया कि मुझे रिलीफ किया जाए। मैंने अपना सामान बांधा और मैं पटना पहुंच गया। तो पटना में उस समय जगन्नाथ मिश्रा वॉज द चीफ मिनिस्टर। वो इतनी हिम्मत कैसे किया आपने, क्योंकि उस समय तो कोई नौकरी छोड़ता ही नहीं था, IAS तो कोई छोड़ता ही नहीं था। नहीं छोड़ता था, लेकिन मैंने कहा ना कि मेरा एक दुमका का एक्सपीरियंस जो था, दैट वाज वेरी सैड एक्सपीरियंस फॉर मी। और फिर मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं यहाँ दिल्ली में पोस्टिंग हमारी हुई जब ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में, तो साथ साथ हमको DTC का, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का चेयरमैन बना दिया गया। अच्छा, वहाँ पर एक उभरते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता थे जो ट्रेड यूनियन भी चलाते थे DTC में। अच्छा, और उनसे हमारी नहीं बनी, बिकॉज ही वांटेड टू रन द DTC। तो आई सेड आई एम द चेयरमैन, आई विल रन द DTC। तो झगड़ा हो गया उनसे भी, एक दिन का स्ट्राइक हो गया। उसके बाद फिर मेरा मन उब गया। हाँ, क्यों उब गया? इसलिए उब गया कि मैंने ये सोचा कि मैं IAS में होते हुए कमज़ोर हूँ। दुमका में मेरे साथ घटना घटी I see. तो मैं अपने को डिफेंड नहीं कर पाया। ये मेरे साथ घटना घटी तो मैं अपने को डिफेंड नहीं कर पा रहा हूँ। तो व्हाई शुड आई बी इन दिस काइंड ऑफ ए सिचुएशन। इसी बीच में जयप्रकाश नारायण, जिनसे मैं बहुत प्रभावित था, मैंने कहीं अखबार में पढ़ा कि वो आए हुए हैं दिल्ली। तो ऑन एन इम्पल्स आई कॉल्ड हिम अप। और वो एक JJ सिंह करके जेंटलमैन थे जो फ्रेंड्स कॉलोनी में रहते थे। JP आते थे तो उन्हीं के यहाँ ठहरते थे। अच्छा। बड़ा सा मकान था उनका। तो मैंने अपॉइंटमेंट एक मांगा JP से, तो मिल गया। तो मैं गया JP से मिलने। तो JP रिमेंबर्ड कि मेरे साथ कुछ दुर्घटना हुई थी, मैं संथाल परगना से ट्रांसफ़र हो गया था। तो सब बातचीत होती रही। देन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आई टोल्ड हिम कि अब इनफ इज़ इनफ इन द IAS, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। तो बात बहुत दूर तक आगे चली गई। ये तय हो गया कि हम JP के साथ काम करेंगे। फिर JP ने हम लोगों को बुलाया हमारी वाइफ के साथ। अच्छा, कि हम उनसे जाके मिले। तो हम लोग गए, उनसे मिले। तो प्रभावती जी जो JP की पत्नी थी, जी हाँ, उन्होंने हमारी वाइफ को एम्ब्रेस किया और कहा, बेटी अब तो तुम हमारे परिवार में शामिल होने जा रही हो। और मेरी वाइफ को ये ज़रा भी पसंद नहीं था कि मैं नौकरी छोड़ूं। तो उनके आंख से एक आंसू टपका होगा। मैंने तो नहीं देखा, लेकिन JP ने देखा। oh, I see. तो JP जब पटना गए तो ही रोट मी ए वेरी स्वीट लेटर। Oh, उन्होंने कहा कि मैंने ये देखा कि मुझे लगा कि आपकी पत्नी अभी तैयार नहीं है, इसलिए आपको इंतज़ार करना चाहिए। very sensitive of him. वेरी सेंसिटिव। तो वो मेरा जाना रुक गया। फिर मैं जर्मनी चला गया। जर्मनी से लौटकर जब आया तो फिर पटना चला गया। फिर मैं आ गया दिल्ली। और दिल्ली से, जैसा मैंने कहा आपको, कि 1984 में आई थॉट कि भाई अब छोड़ा जाए। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसे वैसे ब्यूरोक्रेट्स आजकल तो हमें दिखते नहीं हैं, पता नहीं, क्योंकि सारी ब्यूरोक्रेसी का माहौल ही बदल गया। अब तो जितना मिनिस्टर चाहे, ब्यूरोक्रेसी कर रही है कि वही जो चाहेंगे हम करेंगे। तो ज़रा सिस्टम बिगड़ने के आपके बिगड़ हिसाब गया, से? बिल्कुल बिगड़ गया। और इसकी वजह क्या है? देखिए, इसकी वजह है लोव्स एंड फिशेस। कि IAS में चाहे कोई भी सरकारी नौकरी आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के करते हैं, तो क्या चाहिए आपको? यू वांट ए गुड पोस्टिंग। यस,
नौकरी तो आपकी बरकरार रहेगी, लेकिन पोस्टिंग में बहुत अंतर हो सकता है। ऐसी पोस्टिंग हो सकती है जहां आप सड़ा दिए जा सकते हैं, ऐसी पोस्टिंग हो सकती है जिसमें बहुत सारी ओपनिंग्स आगे चल के खुल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा भारी जो अट्रैक्शन है या वीकनेस है सिविल सर्वेंट्स के लिए, वो है पोस्टिंग। हमको अच्छी पोस्टिंग मिलनी चाहिए, उसके लिए वो कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं। हालांकि मैं आपसे अपने पर्सनल अनुभव के आधार पर कहना चाहता हूँ कि मैंने कोशिश की कि मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँ, लेकिन मैंने ये भी देखा कि जिन लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया वो तरक्की नहीं कर पाए। सही बात है आपकी। वो कुछ दूर तक चले, फिर वो मिनिस्टर बदल गए, वो रेजिम बदल गया, तो फिर वो जहाँ के तहाँ रह गए। अब मैं जैसे आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जब बिहार लौट कर गया 1977 में, आई हैड नेवर मेट कर्पूरी ठाकुर इन माई लाइफ, अच्छा, बट वो दुमका में जो घटना घटी थी सबको मालूम था। सबको मालूम था। कर्पूरी जी बिहार के चीफ मिनिस्टर बन गए। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को कहा कि मुझे एक कट्टर ईमानदार अब कोई दूसरे लोग यूज़ करते हैं लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ईमानदार एक अफसर आप ढूंढ के दीजिए जो मेरा अच्छा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने। तो चीफ सेक्रेटरी ने मुझे फ़ोन किया कि भाई 2-3 नाम हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, वुड यू लाइक टू गो एंड सर्व एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर। तो मैंने कहा मैं बताता हूँ आपको। फिर आई कंसल्टेड ए फ्यू फ्रेंड्स, उन्होंने कहा भाई बड़ा भारी अच्छा ऑफर है, इसको मान जाओ। तो मैंने स्वीकार कर लिया। तो उसके बाद उन्होंने सजेस्ट किया होगा, कर्पूरी जी याद रखते मुझे, हालांकि मैं मिला नहीं था, तो ही अप्रूव्ड माई नेम। अच्छा, तो मैं उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गया विदाउट हैविंग एवर मेट हिम इन माई लाइफ। ओह आई सी, हाँ, इंटरेस्टिंग। बल्कि मैं जब पहली बार ऐसे ऐसे पॉलिटिशियंस भी होते थे, विदाउट मीटिंग समबडी यू कैन मेक हिम प्रिंसिपल सेक्रेटरी। बताइए हाँ, कर्पूरी मतलब कि जी ने वो राजनीति का माहौल बदल गया, इसका मतलब। बिल्कुल बदल गया। आप कोई ऐसा थोड़ी करेगा। अभी तो चुन चुन के अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाते हैं, बनाते हैं, और वही बनाते हैं जो उनके काम करेंगे, चाहे वो सही हो गलत हो। ये हाल है आज के दिन। तो आप देखिए कि मैं माई स्ट्रेंथ वॉज कि मैं कर्पूरी ठाकुर के साथ लगभग 2 साल रहा। फिर वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहे, उनके बदले जनता पार्टी के ही रामसुंदर दास वहाँ चीफ मिनिस्टर बन गए। फिर ये हुआ कि साहब यशवंत सिन्हा को तो हटा देंगे, ये कर्पूरी ठाकुर के आदमी हैं। हाँ? लेकिन फॉर सम रीज़न रामसुंदर दास डिसाइडेड दैट ही कंटिन्यू विद मी, और मैं उनके साथ कंटिन्यू किया। फिर वो सरकार चली गई, प्रेसिडेंट रूल लग गया तो गवर्नर थे वहाँ पर AR किदवई। अच्छा, उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि भाई ये जो एडिशनल वर्क मेरे पास आ रहा है ये तुम संभालोगे। मैंने कहा he had a good reputation, हाँ। good भाई साहब। तो आई सेड कि सर यू हैव ए सीनियर IAS ऑफिसर एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मुझसे सीनियर है वो। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि नहीं वो जो काम करते थे वो करेंगे, ये नया काम तुम करोगे। सो फॉर 4 months or so, Kapil ji, I remained my designation was Principal Secretary to Chief Minister Bihar, without there being a Chief Minister. इंटरेस्ट। फिर उसके बाद AP शर्मा यहाँ मिनिस्टर बन गए 1980 में। तो उन्होंने फिर बहुत आग्रह करके इंदिरा गांधी से मुझे यहाँ उन्होंने बुला लिया। तो मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में आ गया यहाँ पर, और उसके बाद वहाँ से ही मैंने तय किया कि बहुत हो गया तो अब छोड़ते हैं। तो 84 में मैंने IAS की नौकरी छोड़ दी। तो जनता में रहे और फिर जनता दल बनी जब, हाँ। तो फिर आप VP के साथ चले गए। मेरी वो भी जो थी, दैट वाज आल्सो एन एक्सीडेंट, एंड लेट मी टेल यू कि एक्सीडेंट्स हैव प्लेड अ वेरी मेजर रोल इन माय लाइफ। जैसे दुमका की घटना, they play a major role in many people's lives actually। तो हुआ ये कि मैं कर्पूरी जी की तबीयत ठीक नहीं थी, वो आके यहाँ एडमिटेड थे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हॉस्पिटल में। तो मैं उनसे मिलने गया तो वहाँ पर चंद्रशेखर जी आ गए। अच्छा, अब चंद्रशेखर जी को मैं कभी पहले नहीं मिला था, तो वहाँ पर परिचय हुआ। चंद्रशेखर जी ने मुझसे कहा कि भाई कभी आके मिलना। उसके बाद फिर तब उनसे मुलाकात हुई, जान पहचान बढ़ी। तो उन्होंने जब सुना कि मैं छोड़ रहा हूँ तो उन्होंने कहा कि भाई आप आ जाओ हमारे साथ। तो मैं चला गया जनता पार्टी में।
हमको हमारा बहुत अच्छा रिलेशनशिप था केसरी जी के साथ, सीताराम केसरी के साथ, सीताराम के साथ। अच्छा, क्योंकि बिहार के थे तो हम बिहार के थे, जर्मनी आए थे तो मैंने उनको स्वागत किया था, सत्कार किया था, तो वो हमको बहुत मानते थे। तो उन्होंने बाद में हमसे कहा, अरे यशवंत तुमने हमको बताया नहीं तो तुमको कांग्रेस पार्टी में ले लेते, तुमको अपनी इस पार्टी से चुनाव लड़ाते, कहाँ तुम जनता पार्टी में चले गए। खैर, तो जनता पार्टी में चले गए, 1984 का चुनाव लड़ा, तो कोई जीतने का तो सवाल ही नहीं था, हार गए बुरी तरह। फिर लौट कर दिल्ली आए। चंद्रशेखर जी के साथ जनता पार्टी में काम करने में बड़ा मजा आया, बिकॉज ही वॉज सच ए ग्रेट पर्सन। उस तरह के बिरले होते हैं राजनीति में, उस पर्सनालिटी, डायनामिक आदमी थे बहुत। हाँ, और उस कैरेक्टर के लोग। सही बात। हालांकि उनकी बड़ी बदनामी कभी कभी लोग करते थे। मैं उनका वकील था, मेरे दोस्त भी थे। हाँ। तो उनके साथ काम करने में मुझे बहुत आनंद आया। लेकिन मैं आईएएस की नौकरी छोड़कर आया था राजनीति में, तो एक स्टेज आया वेयर आई फेल्ट दैट वी वर जस्ट लॉस्ट इन पॉलिटिक्स। और उस समय But politics was going through very turbulent time उस हाँ, समय, also, उस ये भी समय। तो था ना। तो मेरे पास चॉइस था कि मैं कांग्रेस पार्टी में जाऊं या भारतीय जनता पार्टी में जाऊं, अगर मैं यहाँ से हटता हूं तो अडवाणी जी वाज कल्टिवेटिंग मी अच्छा, फॉर सम रीजन, तो आई डिसाइडेड टू गो विथ भारतीय जनता पार्टी। 1993। 1993 अडवाणी जी एड्रेस ए प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने कहा कि ही इज ए दिवाली गिफ्ट फॉर द बीजेपी। I know, I remember that. हाँ? अब बताइए, आज की बीजेपी कहेगी कि ये दिवाली कर्ज है। बट आपने बात की ना कि यू नेवर कॉम्प्रोमाइज विद योर ऑनर, ये भी आपने कहा। तो ऑब्वियसली जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने और आपको मिनिस्टर बनाने की उन्होंने इच्छा करी, तो सुना है कि आपको वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट बना रहे थे, तो आपने इनकार कर दिया, वापस आ गए। हाँ, वो भी एक अजीब घटना घटी, क्योंकि वीपी सिंह मुझसे मशवरा लेते थे, और जब वो अपने कैबिनेट का गठन कर रहे थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, तो भी बुला के पूछा हमसे कि बिहार से मैं किसको लूँ, ये ऐसे करूँ या वो वैसे करूँ। तो आई टुक इट फॉर ग्रांटेड कि मुझे तो बनाएंगे ही, और मैं कैबिनेट पार्टी में मेरा जो पोजीशन था उसको देखते हुए मुझे कैबिनेट मिलना चाहिए था। तो मुझे जब मैं गया राष्ट्रपति भवन, तो वहाँ पर मुझे एक लिफाफा दिया गया जिसमें मेरा लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट था एज मिनिस्टर, और प्योरली आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने उसको खोल लिया। खोल के मैंने पढ़ा, तो उसमें लिखा हुआ था, द प्रेसिडेंट इज प्लीज टू अपॉइंट यू एज ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जहाँ मैंने देखा कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट, तो मैंने कहा कि एनफ इज एनफ, चलो वापस। तो वापस आ गए हम राष्ट्रपति भवन से, बट आई नेवर रिग्रेटेड दैट डिसीजन। बाद में वीपी नहीं, आई थिंक इट्स द राइट थिंग टू डू। इफ यू फील दैट कि भाई मेरी कोई इज्जत नहीं कर रहा, माय कैपेबिलिटी इज नॉट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, और ये हर एक पार्टी में होता है। होता लोग नाराज इसीलिए होते हैं, तो फिर काहे को उस वहाँ रहे आप। बट इन एनी केस आप मिनिस्टर ऑफ स्टेट तो बने नहीं, बट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बन गए चंद्रशेखर के राज में, और फिर चंद दिनों के लिए, थोड़ी देर के लिए, लेकिन आपको बड़ी झेलना भी पड़ा। क्योंकि उस समय तो गिरवी रखना पड़ा अपना सोना, $400 मिलियन हमें मिले बैंक ऑफ इंग्लैंड से। वो बड़ी मुश्किल टाइम होगा आपके लिए। बहुत ही मुश्किल टाइम था। और आपको याद होगा कि इराक का युद्ध शुरू हो गया। जी हाँ, जी हाँ। अमेरिका ने हमला कर दिया इराक के ऊपर, कच्चे तेल की कीमत भाग गई एकदम आसमान छूते हुए। हम लोग के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स दो हफ्ते के फॉरेन एक्सचेंज रह गए। नहीं, 1.2 बिलियन। अब ये एक पिक्चर आई है गवर्नर करके, उसमें वो उसी समय का दिखाते हैं। हालांकि वो पिक्चर में बहुत सारे फैक्ट्स गलत हैं, लेकिन फिर भी वी वेंट थ्रू ए वेरी ट्राइंग टाइम। और इसी बीच में क्या हुआ कि सरकार गिर गई। करेक्ट। अब मार्च में सरकार गिर गई, जून में चुनाव होना था। ये 2-3 महीने का पीरियड था। इसमें एज ए केयरटेकर गवर्नमेंट ऑल योर ऑप्शंस वर लिमिटेड, यू कुडंट डू एनीथिंग। तो बहुत मुश्किल में उस समय हम फंसे।
और जो आपने सोना गिरवी रखने की बात की, जो आरबीआई के पास नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास स्मगल्ड सोना जो कस्टम्स वाले जब्त करते थे, वो स्टेट बैंक के पास रहता था। अच्छा, तो दैट वाज नॉट पार्ट ऑफ आवर रिजर्व्स। आई सी। तो हमको ये एडवाइस किया हमारे मिनिस्ट्री के लोगों ने और आरबीआई के गवर्नर ने कि उस सोना को हम लोग गिरवी रखें और जो भी हम लोगों को 300-400 मिलियन डॉलर मिलता है उससे तब तक लेकर काम चलाएं। तो आई अग्री टू दैट सजेशन, प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो अग्री टू दैट सजेशन, और दिस इज हाउ दैट 20 टन्स ऑफ गोल्ड was shipped। अच्छा, ये नहीं मुझे मालूम था कि वो कस्टम्स का सीज्ड सोना था, ये नहीं हमें मालूम था। हाँ, कस्टम्स का सीज किया हुआ था बाद में। और मैं आई डोंट होल्ड इट अगेंस्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह कि बाद में जब वो फाइनेंस मिनिस्टर बने तो 40 और 44 टन्स ऑफ आरबीआई गोल्ड, अच्छा, विच फॉर्म पार्ट ऑफ आवर रिजर्व्स, उसको गिरवी रखना पड़ा था वो उस समय भी स्थिति बहुत खराब थी। टू गेट ओवर द क्राइसिस। That's correct. और उसमें आईएमएफ, हमको याद है कि हम लोग आईएमएफ गए, वी गॉट सम कंसेशन, सम लोन फ्रॉम देम, बट उनका ये था कि भाई बजट प्रेजेंट करो, Yeah. एक रिफॉर्म ओरिएंटेड बजट हो, तब हम लोग कंसिडर करेंगे आपको लोन देना। और हम बजट प्रेजेंट नहीं कर पाए। कैसे केयरटेकर गवर्नमेंट थी, क्या करते हाँ, हैं? केयरटेकर गवर्नमेंट बन गई, तो उससे बड़ी मुश्किल में फंसे। तो द इकोनॉमिक जर्नी ऑफ इंडिया 1960 से लेकर 1993 तक, समझ लीजिए 92 तक, एक अलग जर्नी थी। फिर उसके बाद जब डॉक्टर साहब आए, मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर बने, फिर लिबरलाइजेशन प्रोसेस हुआ, उसके बाद की जर्नी एक अलग जर्नी है, ठीक है ना। और हमारी जो कमांड इकोनॉमी थी उसको लिबरलाइज कर दिया गया, वेरी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। तो फिर जब बीजेपी में आप रहे और 1998 में फिर आप फाइनेंस मिनिस्टर बने, इस बीच कई सरकारें आए, आपको मालूम है। तो उस समय आपने बड़ा योगदान दिया कि सारी प्रोसेस, सारी इकोनॉमी को और लिबरलाइज किया जाए, टेलीकॉम सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने वो प्रस्ताव रखा था, उसमें थोड़ी वो पॉलिटिक्स है, हम पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे आज। तो उसमें आपने किया, फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी का गठन हुआ, हाईवे प्रोग्राम हुआ, और बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसमें आपने दिलचस्पी ली। उस बीच ऑल्सो रिलेशंस अमेरिका के साथ, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की फाउंडेशन भी उस समय थी, तो उसमें भी बड़ा आपका योगदान दिया। फिर फॉरेन मिनिस्टर बने। उन वर्षों में जब आपने वाजपेयी जी के साथ काम किया, कोई ऐसे ख़ास बातें आपको याद है जिनका हम दर्शकों को बता सकते हैं? नहीं, बहुत सारी ख़ास बातें हैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा आपसे कि 1998 में व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग माय फर्स्ट बजट, तो आप जानते हैं कि बजट का जो प्रोसेस है उसमें पीएम से कंसल्टेशन होता है फाइनेंस मिनिस्टर का 3-4 बार। या और हर बार मैं जाता था वाजपेयी जी के पास, बातचीत होती थी, पीएमओ के पदाधिकारी भी रहते थे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पदाधिकारी रहते थे, उनका गाइडेंस लेकर फिर हम आते थे, फिर बात होती थी, फिर उनके पास जाते थे। तो ये कंसल्टेशन का प्रोसेस चल रहा था। मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बार भी वाजपेयी जी ने, या तो फर्स्ट बजट जो मैंने प्रेजेंट किया उसमें, या उसके बाद 4 और बजट जो मैंने प्रेजेंट किया, एक बार भी वाजपेयी जी ने मुझसे नहीं कहा यशवंत जी ये कदम मत उठाइए क्योंकि इससे हमारे वोट बैंक के ऊपर असर पड़ेगा। एक बार भी नहीं। वी टुक सम वेरी टफ डिसीजंस। और मैं वो, आप जानते हैं कि मिली जुली सरकार थी। जी हाँ, जी। एंड सब्सिडी, पेट्रोलियम सब्सिडी, फूड सब्सिडी, ये सब बड़े मेजर इश्यूज थे। जी हाँ। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, और सब्सिडी को टच करना बहुत पॉलिटिकल हाराकीरी। हाँ हाँ बिल्कुल। तो वो हम करते थे। तो अब एग्रीकल्चर, तो ये जो है हमारे पार्टनर्स पंजाब के, वो खड़े हो जाते हैं डंडा लेके कि नहीं करने देंगे। कोई और कुछ करो, टच करो, तो उसमें और लोग खड़े हो जाते थे। इट वाज डिफ़िकल्ट। बट मैंने बराबर ये महसूस किया है कि कम से कम ये था कि भाई हमने 3 कदम आगे बढ़ाए। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। तो हमारे ऊपर बहुत प्रेशर पड़ा, तो मैंने 1 कदम वापस ले लिया, लेकिन 2 कदम बरकरार रहे। इनफैक्ट आपको याद होगा कि हमको रोल बैक सिन्हा लोगों ने, हाँ बिल्कुल, मैं नाम कहने दे दिया वाला था। हाँ, क्योंकि जब प्रेशर पड़ता था तो आप रोल बैक करते थे। तो रोल बैक करते थे, और अक्सर झुकना पड़ता था।
लेकिन दैट इज प्रजातंत्र। बट दैट्स इन अ कोएलिशन गवर्नमेंट, दैट्स बाउंड टू हैपन, उसमें तो कोई ताज्जुब की बात नहीं। लेकिन आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि प्रधानमंत्री जी ने कभी दखल अंदाजी नहीं की। यहाँ तो बजट ही पीएमओ में बनता है। तो इसीलिए मैं कह कितना रहा हूँ बदल कि गया हिंदुस्तान। सारा कुछ बदल गया, सारा कुछ। मैं आपको एक छोटा सा दूसरा उदाहरण देता हूँ। शुरू में जब मैं वित्त मंत्री बना तो उसके बाद लोगों ने हमसे कहा कि साहब मनमोहन सिंह के टाइम से एक बड़ा भारी रिफॉर्म हम लोग करना चाहते हैं, लेकिन वो प्रोसेस में है, आगे नहीं बढ़ पाया। क्या रिफॉर्म था? तो वो रिफॉर्म ये था कि सेल्स टैक्स, जो स्टेट सेल्स टैक्स है, उसमें सुधार लाया जाए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ उसको बिगिनिंग ऑफ जीएसटी इन वे आप कह सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो क्या करना चाहिए? आई वॉज एडवाइस कि लेट्स कॉल ए मीटिंग ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स। ना सामान्य परिस्थिति में, आज की परिस्थिति में विशेषकर क्या होता, फाइनेंस मिनिस्टर जाते प्राइम मिनिस्टर के पास, बिल्कुल साहब चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाएं ना बुलाएं, आप कब खाली हैं, कब आइएगा एड्रेस करने के लिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग बुला ली। मैंने वाजपेयी जी को सूचना दे दी कि मैं चीफ मिनिस्टर की मीटिंग बुला रहा हूँ। अच्छा, इन्वाइट भी नहीं ऐसा किया। तो कभी हो ही नहीं सकता हिंदुस्तान, आज के हिंदुस्तान में। हाँ, तो मैंने उनको ये भी नहीं कहा कि आप आइए इनॉग्रेट कीजिए। अच्छा, सो आई कंडक्टेड द मीटिंग ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स। और उसके बाद मैंने चीफ मिनिस्टर्स की एक कमेटी बनाई अच्छा, टू टेक द मैटर फॉरवर्ड। और उसका मैंने अध्यक्ष बनाया ज्योति बाबू को, ज्योति बासु, ओ आई सी, हु वाज अ सीपीएम चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, क्या बात है। लॉन्गेस्ट सर्विस। और बहुत अच्छा रहा, इसमें सब लोगों का कोऑपरेशन मिला। कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर से उनका कोऑपरेशन मिला, बल्कि हमारे पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर थे वो कुछ हमसे दुखी हुए। लेकिन फिर अडवाणी जी और अटल जी ने उनको समझा बुझा के शांत किया। तो वो एक बड़ा कदम हम लोगों ने आगे बढ़ाया। उसमें इनिशिएटिव लेने में कोई आपको रोकता नहीं था। आज अनथिंकेबल है। और आपने एफआरबीएम का भी गठन आप ही ने किया, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट का। वो आज तक चल रहा है। और उसमें ये बहुत हंगामा हुआ। करेक्ट। मैं कहीं बात कर रहा था कि भाई फिस्कल डेफिसिट, हम तो ऑपोजिशन में थे, हम ही हंगामा करते थे। फिस्कल डेफिसिट जो था वो मेरे लिए बड़ा भारी मुद्दा था। आज तक कोई उसकी चर्चा भी नहीं करता। नहीं, कोई नहीं करता। जयपाल रेड्डी आपके, फिस्कल डेफिसिट जितना भी हो जाए कोई परवाह नहीं। कोई परवाह नहीं है। जयपाल रेड्डी होते थे ना कांग्रेस के एमपी, उन्होंने एक दिन लोकसभा में उठ के कहा कि ही इज ए फिस्कल टेररिस्ट। मुझे याद है। So, but those were wonderful days in the sense that Vajpayee ji was a true gentleman, never interfered. Well, he was born in the Nehru era, ना? तो वो system of politics अलग था। और फिर इस बीच वो आदमी भी अलग थे, नेता भी अलग किस्म के थे। नेता भी अलग किस्म के थे। और आज से उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। तो आप जब फॉरेन मिनिस्टर बने तो मुझे याद है कि इराक वॉर पे अमेरिका से प्रेशर आया कि आप वहाँ अपने लोग भेजिए, आर्मी भेजिए। तो फिर अल्टीमेटली आपने उसमें भी बड़ा योगदान दिया कि ऐसा नहीं करना नहीं, उसमें बिल्कुल आई वॉज वेरी क्लियर। यस। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, आप ट्रुप्स नहीं भेज सकते हैं तो मेडिकल टीम भेज दीजिए। फिर हम लोगों ने उस पर विचार किया। कांग्रेस पार्टी से भी कंसल्टेशन हुआ और विपक्षी दलों से कंसल्टेशन हुआ। बिकॉज उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग ये था कि वाजपेयी डिडंट वांट टू डू इट, अडवाणी जी वांटेड इट टू बी डन। तो वाजपेयी जी ने, बीइंग क्लेवर मैन दैट ही वाज, उन्होंने सब ऑपोजिशन के लोगों को बुलाया, सबसे बातचीत की और सब लोगों ने कहा कि नहीं करना चाहिए। तो आर्म्ड विद दैट ही केम टू द कैबिनेट और ये हुआ कि नहीं साहब, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी कि नहीं भेजेंगे। तो नहीं गए। और मुझे याद है कि जब मैं एज फॉरेन मिनिस्टर, आई रिमेंबर आई वेंट टू वाशिंगटन इन अर्ली 2004। तो जब मैं उतरा एयरपोर्ट पर तो हमारे एम्बेसडर ने हमसे कहा कि साहब, योर फर्स्ट अपॉइंटमेंट नेक्स्ट मॉर्निंग इज विद प्रेसिडेंट बुश। तो हमने कहा, अरे राष्ट्रपति अमेरिका के बुला रहे हैं। एंड ही एक्चुअली इनवाइटेड मी, यू नो, ए मेयर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि आके आप मिलो हमसे वाइट हाउस में। और मैं गया, फेमस ओवल ऑफिस में बैठा, उनके साथ 20-25 मिनट की चर्चा हुई। और इधर उधर की बातें कोई बहुत ज़्यादा नहीं। उनकी पूरी कैबिनेट वहाँ पर थी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे। फिर बाद में स्टेट डिपार्टमेंट में जो मेरी मीटिंग होनी थी वो सब हुआ।
एक बात लेकिन मैं यहाँ कहूँगा, आई वॉज प्रोबेबली द फर्स्ट एंड सो फार द ओनली फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया who has met the president in his own capacity in the White House. In the White House. That's लेकिन हम amazing. लोगों ने घर यहाँ आके हिंदुस्तान में ये नहीं कहा कि डंका बज रहा है, डंका बज रहा है। नहीं, मैंने कहा आपने कोई सेल्फी नहीं किया वहाँ, नहीं, दिखाया नहीं, मतलब कि बुश साहब गोदी के मीडिया दस्तखत नहीं से, था उस समय। हाँ, उस समय गोदी मीडिया बुश नहीं। साहब के दस्तखत से वो आया भी। आप जानते हैं उनका सिस्टम, बिल्कुल बिल्कुल। कि उनका आया, मेरे हम वो दोनों बैठे हुए हैं ओवल ऑफिस में, लेकिन डंका बज रहा है ये किसी ने नहीं कहा, जबकि डंका बजना शुरू हो गया था इंडिया का। आप हमारे फिर जब कांग्रेस की सरकार बनी 10 साल रही, ऑपोजिशन में रहे, और वैसे ही चलता रहा। मतलब कि हमने भी प्रयास किया कि देश को आगे बढ़ाएं, पावर्टी कम करें, नई चीज़ें लाएं, तो वो भी कार्यकाल ठीक ठाक था, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी ठीक ठाक ही थी। फिर ऑफ कोर्स हिंदुस्तान फिर बदल गया। मतलब कि 1950 से लेकर 1992 तक, 92 से लेकर 2014 तक, और फिर 2014 हिंदुस्तान का नक्शा बिल्कुल बदल गया। आपके क्या ख्याल आते हैं इस, ये जो नया नक्शा है हिंदुस्तान का, हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पहुँचेंगे? कहीं नहीं पहुँचेंगे। अच्छा, इस रास्ते चल के हम कहीं नहीं पहुँचेंगे। मैं थोड़ी देर पहले आपसे सब्सिडी की बात कर रहा था। जी हाँ। आप ओवर 80 करोड़ लोगों को इस देश में मुफ्त का भोजन दे रहे हो, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? अभी तो गॉड हैड बीन काइंड, तो हमारे पास स्टॉक्स हैं फूड ग्रेन्स के, तो क्या नहीं होंगे तो इंपोर्ट करके खिलाएंगे उनको। और आप खुद दावा करते हो कि मैंने जो पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है उसको वास्टली रिड्यूस कर दिया, एंड दैट इज़ लेस देन 5 करोड़, और फिर 80 करोड़ को आप क्यों खाना दे रहे हो मुफ्त का? ये क्या तुक है? 25 किलोग्राम तो कोई परिवार हजम नहीं खाता कर भी नहीं सकता। है, खाता भी नहीं है, खाता भी बेचता नहीं है मार्केट में जाके। मार्केट में। तो ये सब जो है, अभी जो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है हमारे देश में, कपिल जी, वो ये है कि एक तरफ हम केवल हिंदू मुसलमान, और मौका मिला तो हिंदू क्रिश्चियन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ मुफ्त में भोजन दे रहे हैं। Yeah. ये जो अब तो खैर वो परिस्थिति बदल रही है, वोट बैंक इसके बावजूद खिसक रहा है, लेकिन वोट बैंक का ये बड़ा कारण था कि लोग कहते भाई कुछ भी हो लेकिन खाना तो मिल रहा है। हाँ। घर मुफ्त में मिल ही रहा है, बिजली मुफ्त में मिल ही रही है, खाना मुफ्त में मिल ही रहा है, एजुकेशन मुफ्त में मिल ही रहा तो है। इससे एम्पावरमेंट तो होती नहीं जब नहीं। तक एम्पावरमेंट, इसीलिए तो जंतर मंतर में लोग आ गए। लेकिन देखिए आपके टाइम भी देखिए, कोई अगर मंत्री गलती करता था और वो रिज़ाइन करता था, उसके खिलाफ कार्रवाई होती थी। हमारे मंत्री कईयों ने रिज़ाइन किया, शिवराज पाटिल ने रिज़ाइन किया, कईयों ने किया। लेकिन यहाँ तो जितने मर्जी कोई गलत काम कर ले, कोई ना तो जांच होती है, ना कोई ट्रांसपेरेंसी है, ना कोई जवाबदेही है। और हिंदुस्तान कब तक इसको सहेगा? देखिए, ट्रांसपेरेंसी तो बिल्कुल समाप्त हो गई, और मैं मानता हूँ कि किसी भी प्रजातंत्र में ट्रांसपेरेंसी सबसे बड़ा एक गुण है जो होना चाहिए। और दूसरा है कंसेंसस, सहमति के आधार पर चलो। अब ना सहमति बची, जो पार्लियामेंट का हाल है वो देख रहे हैं आप, और ना कंसेंसस हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, और एकदम एक तरह से हम कॉन्फ्रंटेशन के रास्ते पर हैं कि तुम ऑपोजिशन में हो तो तुम मेरे दुश्मन हो। यूपीए की बात आपने की, मुझे याद है प्रणब बाबू यूज्ड टू बी द पॉलिटिकल मैनेजर। एब्सोल्युटली। डॉक्टर साहब तो बहुत कम इसमें ये लेते थे, लेकिन प्रणब Used बाबू to reach out to everybody. हाँ, प्रणब बाबू बिल्कुल। और एक दिन हमको याद है लोकसभा में कुछ बड़ा गर्मा गर्मी हो गया, हाउस हैड टू बी एडजर्न, ही वॉकड अक्रॉस टू मी एंड ही सेड, भाई यशवंत हमने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? तो हमने कहा नहीं, थोड़ा नहीं, मुझे याद है वो वाकई, मुझे याद है। हाँ, तो I was there in the house. हाँ, तो हमने कहा थोड़ी आवाज़ ऊंची होगी, व्हेन वी असेंबल, तो आप उठ के कुछ बोल दीजिए इसके बारे में। उन्होंने बोल दिया, हाउस शांत हो गया। तो वो डिफरेंट किस्म के लोग थे, लोग ही डिफरेंट थे, आज के लोगों से बिल्कुल अलग। और फिर
इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन होना था तो आपने प्रणब बाबू का साथ दिया और भाजपा आपसे बहुत नाराज़ हो गई, ये भी बात सही है। हाँ है। फिर आपने भाजपा छोड़ भी दी थी। तो इंटरेस्टिंगली शायद आपको याद नहीं होगा कि मैंने पहली बार आपका परिचय तब हुआ था जब हमारे घर आप चंडीगढ़ आए थे। मेरा भाई आपका बैचमेट है 1960 में, तो आप हमारे यहाँ आए थे, मुझे वो दिन भी याद है, आज के दिन याद है। और मेरे जो भाई हैं कंवल सिब्बल, वो आपके फॉरेन सेक्रेटरी थे। हाँ बिल्कुल। और वो भी बड़ी तारीफ़ करते हैं आपकी कि हमेशा कोई दखल अंदाजी नहीं होती थी, और आज के दिन तो फॉरेन सेक्रेटरी की तो कोई अहमियत ही नहीं है। तो आपको मैं एक घटना बताऊं? हाँ बताइए। चेंज हो गया, जसवंत सिंह फॉरेन मिनिस्टर से हट के फाइनेंस में चले गए, आप यहाँ आ गए। मैं यहाँ आ गया विदेश मंत्रालय में। इसी बीच में एक फाइल गई थी पीएमओ में, अब पीएम के दस्तखत से वापस आई, जिसमें ये आदेश हुआ था कि जो बॉम्बे का घर है वो नस्ली वाडिया को दे दिया जाए। बड़ी भारी प्रॉपर्टी थी। जब वो फाइल वापस लौट कर आई तो आई वो आपके भाई कंवल सिब्बल के पास, फॉरेन सेक्रेटरी के पास, तो वो लेके मेरे पास आए। उन्होंने कहा साहब ये गलत फैसला है। हमने कहा मैं सहमत हूँ आपसे, ये गलत फैसला है, लेट्स आस्क फॉर रिकंसिडरेशन। तो ही रोट ए लॉन्ग नोट, और उसके बाद हम लोगों ने फिर वो फाइल सबमिट की पीएमओ में, एंड इट केम बैक विद द पीएम्स ऑर्डर कि मत करो। अच्छा। ये बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को, लेकिन कंवल सिब्बल उस समय ब्यूरोक्रेट्स वुड स्टैंड अप फॉर द राइट थिंग। और बिल्कुल नोबडी यूज्ड टू माइंड। हाँ, nobody used to mind. इनफैक्ट इट वाज अप्रिशिएटेड। नहीं तो ऑर्डर बदलता नहीं। और ये जो राम मंदिर में हुआ है ये घपला, इसका प्रभाव पड़ेगा आप? बहुत, हमको लगता है कि इसका बहुत प्रभाव ऑलरेडी पड़ रहा है जनमानस पर। क्योंकि देखिए, जो फैक्ट है वो ये है ना कि ये लोग रिलीजन और हिंदुत्व वगैरह में कोई इंटरेस्ट इनको नहीं है। दे वर यूजिंग इट एज ए पोलिटिकल टूल, वोट बैंक के लिए यूज़ करते थे। और उसके बाद अब वहाँ पर जो चढ़ावा आ रहा है उसमें चोरी हो रही है। तो इसका जनमानस के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा है, और हमको आने वाले दिनों में इसका असर देखने को और ये जो बांकीपुर की हार है इनकी, प्रशांत किशोर की जीत है, यू थिंक इट्स अ सिग्नल ऑफ व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन बिहार? मैं मानता हूँ कि इट इज़। अच्छा। जब वहाँ के मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं कि मैं फिजिक्स की यूनिवर्सिटी खोलूँगा। बिहार में बिहार बैकवर्ड रहा, बिहार में बहुत कमियां रहीं, लेकिन बिहार एक पढ़ा लिखा प्रदेश है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोगों को कभी एक हीन भावना नहीं पैदा हुई मेरे अंदर कि मैं पटना यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हूँ। लेकिन अब कहने में शायद शर्म आए, जो फिजिक्स का यूनिवर्सिटी खोल रहा है ऐसा चीफ मिनिस्टर बिहार को मिला है, जिसकी अपनी डिग्री का पता नहीं है, तो क्या कहा जाए। देखिए, जब एक स्टेज आता है, मुझे लगता है कि आज शायद प्रधानमंत्री जी उस स्टेज में आ गए हैं जब उनको ये लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, करेक्ट। और कुछ भी करके हम निकल जाएंगे, जनता उसको स्वीकार कर लेगी। डिमोनेटाइजेशन कर दिया, कितना बुरा असर पड़ा अर्थव्यवस्था के ऊपर। और बुरा असर ही नहीं पड़ा कपिल जी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि क्या आप जानते हैं, आप पार्लियामेंट में इतने वर्षों से, आप बताइए कि एक भी केस कोई हुआ ब्लैक मनी के खिलाफ? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल। तो क्या मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ऑलमोस्ट 100% ऑफ द कैश was converted. इट वाज ऑल कन्वर्टेड, Yes. इट बिकेम व्हाइट मनी। सही बात है। किसकी मदद के लिए? लेकिन अब ये देश सवाल नहीं आपको पूछता मालूम है कि क्यों हुआ ये सब? नहीं, मैं जानता हूँ। हाँ, तो इसीलिए तो उन्होंने किया। और फिर कह रहे थे कि मुझे 30 दिन दे दो, चौराहे पे जो आप सजा दोगे। हाँ, तो ना चौराहे पे कोई गया ना सजा मिली, सजा तो हम भुगत रहे हैं। हाँ, कितने सालों के इनके कार्यकाल में। और ये जो जंतर मंतर का मूवमेंट है, ये भी अक्रॉस कास्ट लाइंस है अकॉर्डिंग टू मी। हाँ है, बिल्कुल। हाँ। और मैं आपसे ये भी अर्ज करना चाहूँगा कि इस देश में ऐसे बहुत सारे चुनाव हुए हैं जहाँ पीपल हैव जस्ट गिवन अप ऑन कास्ट। दैट्स राइट।
और मुझे लगता है कि अगला जो भी चुनाव होगा, जब नहीं, भी आपका बांकीपुर का चुनाव, हाँ इट्स इटसेल्फ इज एन हाँ, ये बिल्कुल। तो इसलिए नहीं, ये जो तीनों उपचुनाव हुए, बांकीपुर, दातिया तो जीत ही गई, माने प्रशांत किशोर जीत गए और कांग्रेस पार्टी जीत गई, और गुजरात का जो उपचुनाव हुआ इसमें इनका वोट शेयर बहुत कलेप्स किया है। करेक्ट। अब कुछ गुजरात के लोग भी कह रहे हैं कि भैया ये विकसित भारत की बात हो रही है, वहाँ पानी पानी में लोग जो इनका बनारस है, ये तो क्योटो बनाने वाले थे, वहाँ तो आप देख रहे हो क्या हो रहा है बनारस में। तो ये ज़्यादा तेज चलने नहीं वाला नहीं है। तो फिर ऑपोजिशन को भी इकट्ठा होना चाहिए। अब मैं समझता हूँ कि इकट्ठा होना चाहिए। हमको लगता है कि ऑपोजिशन शुड गेट टुगेदर एंड स्टार्ट ए पॉपुलर मूवमेंट। यस, मूवमेंट, इनको सड़कों में उतरना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, सरकार का विरोध करना चाहिए। और मेरे हिसाब से सरकार का ही नहीं, वो तो खैर विरोध करना ही चाहिए, बट सड़कों पे उतरना चाहिए अगेंस्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑल्सो, ठीक है ना, बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। और जो जुडिशरी में अन्याय हो रहा है उसको भी उजागर करना चाहिए कि भाई अभी मैंने पढ़ा कि टिस्ट के स्टूडेंट्स ने कहीं बोला कि भाई शारजिल इमाम को और उमर खालिद को रिलीज़ करना चाहिए, जज ने बेल नहीं दी कि दिस इज़ एंटी नेशनल। ये किस किस्म की जुडिशरी है और किस किस्म का इलेक्शन कमीशन है। तो ये तो एक नेशनल मूवमेंट बनना चाहिए। बिल्कुल, इन संस्थाओं को अपना सही काम करना चाहिए, अदरवाइज तो मामला बड़ा बिगड़ जाएगा। तो नहीं, इलेक्शन कमीशन ने तो खैर हद ही कर दी। मैं कहीं कह रहा था कि आई वॉज ऑलवेज वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आई वॉज इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्रीमान ज्ञानेश जी को देखकर मुझे अब शर्म आती है। वेरी सैड, बट योर जर्नी इज अ मैटर ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मैनी, और इसीलिए मैंने सोचा कि आपसे आज दिल से बातचीत की जाए ताकि जनता को पता चले कि ऐसे लोग भी हिंदुस्तान में थे, ब्यूरोक्रेसी में, मंत्रालय में, जो सही काम करते थे और अपने ऑनर को करेक्ट करते थे, प्रोटेक्ट करते थे, चाहे कोई कुछ भी हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद।